डिस्कवरी ऑफ अदर रेज में हम बात कर रहे थे रेडियो एक्टिव रेज की। एक वैज्ञानिक थे जिनके बारे में मैंने बताया था, हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल ने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी। क्या होता है रेडियो एक्टिविटी, मैंने कल बताया था कि हेनरी बैक्यूरेल ने कुछ कह सकते हो जो यूरेनियम के जो खनिज हैं, जो मिनरल्स हैं, उसे उन्होंने एक कागज़ में लपेट करके रखा हुआ था। बगल में था फोटोग्राफिक प्लेट इफेक्ट हो रहा था, फोटोग्राफिक प्लेट ब्लैक हो जा रहा था। यहाँ से उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला था कि जो पेपर में व्रैप करके जो उन्होंने रखा हुआ है, जो सामान रखा हुआ है, जो कंपाउंड रखा है, जो यूरेनियम रखा है, उससे कोई एक इनविजिबल रेज निकल रही है जो उस फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट डाल रही है। यहाँ तक क्लियर था। उसके बाद हाँ, दो वैज्ञानिक थे, मतलब जिनका नाम था आपके, ये क्या नाम है इनका, रदरफोर्ड और विलार्ड। ये दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने उसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया और तीन प्रकार के रेडियो एक्टिव रेस के बारे में बताया था। तो हमने बताया था कि पहला जो रे है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अल्फ़ा रे। एक क्या था, अल्फ़ा रे। और उसके बाद सेकंड क्या था, जिसे हम बोलते हैं बीटा रे। और थर्ड जो था उसे हम क्या बोलते हैं, गामा रे। तीन टाइप के रे होते हैं। अब इनको कैसे हम समझेंगे, सपोज़ करो कि हम यहाँ पे ले लेते हैं इसके अंदर हम रेडियो एक्टिव मटेरियल रख देंगे, ठीक है। मतलब ये कोई सॉलिड है, इससे रेडियो एक्टिव रेस पार नहीं कर सकता है। ये कुछ ऐसा बना, मतलब कंक्रीट जैसा समझ सकते हो कि कंक्रीट का बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ सैंपल रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कुछ भी रख देंगे। ये क्या है, एक मतलब कह सकते हो कंक्रीट का एक ब्लॉक है, बीच में क्या रखा गया है, यूरेनियम। अब होगा क्या, एक काम करते हैं, ऊपर एक प्लेट ले लेते हैं और इस प्लेट के इधर हम ले लेते हैं चार्ज इलेक्ट्रोड, इधर भी ले लेते हैं चार्ज वाला कोई इलेक्ट्रोड। ये मतलब फोटोग्राफिक प्लेट है, इसे कह सकते हो। नॉर्मल ये फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है। अब देखो होना क्या है, एक काम करते हैं, इधर हम ले लेते हैं निगेटिव, मतलब ये अपना कैथोड है, ये वाला क्या है, एनोड है, ये पॉजिटिव वाला है। तो अब यूरेनियम अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो यूरेनियम से तीन टाइप की रेज निकलेंगी। एक निकलेगा अल्फा, बीटा और गामा। अब ये तीनों रेज के साथ क्या होता है, एक रे निकलता है जो इधर पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाता है, एक रे यहाँ से निकलता है जो निगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाता है, और एक रे यहाँ से ऐसा निकलता है जो किसी तरफ नहीं मुड़ता है। तीन टाइप के रेज यहाँ से निकल रहे हैं। अब हमें पहचानना है कौन अल्फा रे है, कौन बीटा रे है और कौन गामा रे है, ठीक है। अब देखो जो निगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ रहा है ये रे, निगेटिव प्लेट की तरफ कौन मुड़ेगा भाई, जो निगेटिव से अट्रैक्ट होगा। निगेटिव से अट्रैक्ट कौन होता है, पॉजिटिव। यानी कि ये जो इधर आ रहा है इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, और ये जो इधर जा रहा है चार्ज कौन सा है, निगेटिव। और ये दोनों तरफ नहीं जा रहा है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है और न्यूट्रल है। अब जो पॉजिटिव है और जो निगेटिव है ये क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। जो अल्फा रे होता है उसे जनरल कहते हैं हीलियम का न्यूक्लियस है, क्योंकि अल्फा रे के पास 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इसका मास जो होता है वो कितना होता है, 4 होता है। मास कितना होता है, 4। एंड मास 4 का मतलब क्या हो, जैसे बताओ हीलियम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 2He4 लिखते हैं ना। इसके अंदर से न्यूट्रॉन निकाल दो, बचा क्या, प्रोटॉन और उसके ऊपर मास। तो इसका 2 जो हो गया आपके पास क्या हो गया, इसका चार्ज हो जाएगा प्रोटॉन और इसका चार्ज क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। मतलब नॉर्मल कह सकते हो हीलियम का ही 2 हीलियम के ही पार्टिकल हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। हीलियम ही है, उसे ही क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। चार्ज कितना होता है, 2 पॉजिटिव होता है, मास कितना होता है, तो 4 होता है। तो ठीक है, इधर आ रहा है प्लस वाला आ रहा है, तो ये प्लस वाला क्या हो गया, अल्फा रे। यानी अल्फा रे के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो लो अल्फा रे किधर मुड़ रहा है, निगेटिव की तरफ। अभी क्लियर है, ठीक है। आते हैं बीटा रे की तरफ। बीटा रे के ऊपर चार्ज क्या है, निगेटिव। ये अपना कौन सा रे है, बीटा रे। चार्ज कौन सा इसके ऊपर, निगेटिव। किधर मुड़ रहा है, प्लस की तरफ। ये अपना गामा रे। गामा रे के ऊपर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, ये सीधे चला जाएगा। तो ये 3 रे आपके हैं, अल्फा, बीटा और गामा रे। अब क्या बोलोगे भाई, अल्फा रे के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस। बीटा रे के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, माइनस। गामा रे के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस है। बीटा रे क्या है, ये कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी माइनस चार्ज होता है, इसके ऊपर भी माइनस चार्ज है, तो हम कह सकते हैं बीटा रे क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करें इसकी वेलोसिटी की, किसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। इन तीनों में सबसे ज़्यादा तेज़ कौन चलेगा, देखो सबसे ज़्यादा तेज चलता है गामा। कौन चलता है, गामा। इससे कम कौन चलता है, बीटा। इससे कम कौन चलता है, अल्फा। ये इनके
स्पीड का, वेलोसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा किसका है? गामा। उससे कम कौन है? बीटा। उससे कम कौन है? अल्फा। यानी कि गामा रे बहुत तेज चलता है। गामा रे जो है ये अप्रोक्स स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चलता है, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से कौन चलता है? गामा रे। इससे कम बीटा रे, उससे कम कौन? अल्फा रे। अल्फा रे सबसे कम क्यों चलता है भाई? क्योंकि इसका मास जो होता है ज़्यादा होता है भाई। एक प्रोटॉन का मास आपको पता ही है, 2 प्रोटॉन की मास के बराबर है इसका मास। ये जो है इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 10 पावर -31 kg, -31 kg। इसका -27 होता है, तो इसका क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब 2 लोग हैं तो ज़्यादा भारी है भाई। अब ज़्यादा भारी मास होगा तो स्पीड नॉर्मल सी बात है, क्या होगा? कम होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम इसकी एनर्जी की बात कर लें, एनर्जी के बारे में, जो किसी भी गैस को आयोनाइज कर सकता है, तो ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो होती है अल्फा रे की। किसकी होती है? अल्फा रे की। तब किसकी होती है? बीटा रे की। सबसे कम किसकी होती है? गामा रे। अब देखो एनर्जी का मतलब ये मत समझना, देखो फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज़्यादा आपके पास होती है इसी की, गामा रे की। मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल जो काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है वो सबसे ज़्यादा जो है अल्फा रे। आसानी से किसी भी गैस को आयोनाइज कर सकता है। बीटा उससे कम में करेगा, गामा उससे कम में करेगा। तो ये जनरल इनका ऑर्डर है। और ये आपके पास होते हैं अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। जनरली इन्हें क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव रेज। क्या बोलते हैं इन्हें? रेडियो एक्टिव रेज बोलते हैं। तो इतना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स, अर्लियर एटॉमिक मॉडल्स। और इस एटॉमिक मॉडल में हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? जे थॉम्सन मॉडल, ठीक है। इसको इरेज करूँ। आप थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना। आप पहला जो हम लोगों ने एटॉमिक मॉडल डील किया था उस दिन जॉन डाल्टन थे ना, 1808 में, मतलब 1808 में उन्होंने अपना दिया था, ठीक है। जॉन डाल्टन के बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों की डिस्कवरी पूरी की पूरी देख ली थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स में पहला, मतलब उसके बाद आपके जो जॉन डाल्टन है उसके बाद जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल पहला। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? थॉम्सन एटॉमिक मॉडल। थॉम्सन एटॉमिक मॉडल। थॉम्सन का जो एटॉमिक मॉडल है बहुत अलग टाइप का है। जो जॉन डाल्टन का था वो थोड़ा इनसे भी हट कर था। वहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे सिर्फ एटम के बारे में, एटम के अंदर हम नहीं जा रहे थे। ये बात ध्यान रखना। जॉन डाल्टन वाले में एटम के अंदर जा रहे थे क्या? वो बस इतना एक्सप्लेन किए थे, एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल, इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब की डिस्कवरी होने लगी, तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरर थे जिनका नाम था जोसेफ जॉन थॉम्सन, इन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। इनका जो एटॉमिक मॉडल का बेस था वो बहुत ही अलग टाइप का था, मतलब नॉर्मल था। अब देखो इनका बेस क्या है। ये कहते हैं कि जो एटम है वो जस्ट स्फेरिकल टाइप है, ऐसा कुछ है। और जो एटम है इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? इक्वल हर जगह, मतलब इसके कहीं किसी भी पार्ट पे जो चार्ज है वो उसके हर एक पार्ट पर प्रेजेंट चार्ज के क्या है? बराबर है। मतलब कहीं पर भी चार्ज डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। कौन? एटम। एटम क्या है? पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। और ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है इसमें धंसा हुआ होता है, मतलब कुछ ऐसा। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे क्या होता है? इसमें एम्बेडेड होता है। मतलब क्या होता है? धंसा हुआ होता है। बात वही है। लो, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? इसमें एम्बेडेड कर दिया। तो अब ये इनका मॉडल है, बहुत आसान है भाई। क्या कहा इन्होंने? कि जो एटम है वो एक पॉजिटिवली स्फीयर है जिसके अंदर कौन एम्बेडेड होता है? इलेक्ट्रॉन। कौन धंसा हुआ होता है? इलेक्ट्रॉन उसमें धंसा हुआ होता है। अब ये कुछ कैसा दिख रहा है? मतलब सोच के देखो, ये ऐसा कभी कुछ देखा है लाइफ में? कहाँ देखा है? क्या बात है, वाटरमेलन में ऐसा देखा। वेरी गुड, तालियाँ। नहीं बजाना नहीं। वाटरमेलन में ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। वाटरमेलन में आपको पता है पूरा का पूरा जो पार्ट होता है वो कवर होता है रेड, उसके अंदर उसके जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, वो धसे हुए होते हैं। सेम ऐसा ही होता है। इसीलिए जो थॉम्सन का एटॉमिक मॉडल है इसे हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल, या फिर इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। इसे एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। अभी इतना ध्यान से सुनना। अभी
पहला थॉम्सन एटॉमिक मॉडल में उन्होंने माना एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ होता है। इसी वजह से इसे हम वाटरमेलन से भी कंपेयर कर सकते हैं, तो वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं इसे, या फिर इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। अब देखो इनका जो कंसेप्ट है वो मेन न्यूट्रलिटी के ऊपर डिपेंड है। कैसे भाई? ये कहते हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव है और एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, न्यूट्रल कर लेंगे। अभी देखो इसमें किसी भी प्रकार के दूसरे और पार्टिकल की बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव की बात है और निगेटिव की बात है। पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन, निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन, सिर्फ उन दोनों की बात की गई है और किसी की बात नहीं की गई है। तो हम यहाँ से पूरा कह सकते हैं इनका जो जनरल एक कॉन्सेप्ट है इनके एटॉमिक मॉडल का, वो बस उसके एटम के न्यूट्रलिटी को डिफाइन कर पा रहा है। क्या कुछ और डिफाइन कर पा रहा है? क्या नहीं कर पा रहा है, और कुछ बता ही नहीं पा रहा है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हैं, ओरिएंटेड कहाँ हैं, वो प्लस चार्ज कैसे पार्टिकल उन सब में आपस में रहने, सब कुछ बता पा रहा है? नहीं। यानी कि बस ये उसकी न्यूट्रलिटी को क्या कर रहा है, बता पा रहा है कि न्यूट्रल क्यों है, बस नॉर्मल सा है इनका। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए भाई। अगर दिक्कत होगा तो खरबूज देख सकते हैं, खरीद सकते हैं मार्केट से और याद कर सकते हैं। अब भाई खाने वाले प्राणियों की तो बात अलग है। इसके बाद आएंगे आपके पास रदरफोर्ड। कौन आएंगे भाई? पूरा एटॉमिक मॉडल एकदम लाइन से याद करना। पहले कौन? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन का एटॉमिक थियरी था, बात समझना, उनका एटॉमिक थियरी था, इनका एटॉमिक मॉडल है, दोनों में डिफरेंस है। एटॉमिक थियरी था सिर्फ पास्टुलेट थे, यहाँ मॉडल बताया जा रहा है कैसे एटम होता है। ये बात समझना इस चीज़ को। जैसे कि आप कोई साइंस एग्जीबिशन में या फिर साइंस कंपटीशन में आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, तो एक बड़ा सा जो कोई एक प्रोजेक्ट होता है उसका एक छोटा सा आप डेमो बनाते हो। जैसे कि आपने आपने डैम बना दिया, हाइड्रोलिक डैम बना दिया, तो हाइड्रोलिक डैम पता ही नदियों पर बनता है, उतना बड़ा तो बना के दिखा नहीं पाओगे, तो छोटा सा बनाते हैं ना उसका, तो जस्ट उसी को मॉडल कहते हैं। तो अभी जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी जो पहला पढ़ा क्या पढ़ा था, जे थॉम्सन का मॉडल पढ़ा, प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ा, वाटरमेलन मॉडल, तीनों सेम ही है। तो इसमें बताया जा रहा है कि एटम के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं। लेकिन जॉन डाल्टन ने क्या कहा था? सिर्फ एटॉमिक थ्योरी दिया था। अभी क्लियर है एटॉमिक थ्योरी एटॉमिक मॉडल में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके कौन आएंगे? रदरफोर्ड। कौन आएंगे? रदरफोर्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, रदरफोर्ड। ये जो रदरफोर्ड हैं, इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी भाई? प्रोटॉन की। अभी एक और डिस्कवरी करेंगे, ये न्यूक्लियस की। किसकी करेंगे? अभी देखो इलेक्ट्रॉन तो हमने खोज लिया, प्रोटॉन भी खोज लिया और न्यूट्रॉन भी खोज लिया। क्या अभी न्यूक्लियस खोजा? नहीं। क्या अभी एटम के बारे में कोई डाटा है? नहीं है। तो अब जो सबसे बेहतर काम करेंगे वो यही करेंगे। कौन? रदरफोर्ड। इनका एक एक्सपेरिमेंट, इसे हम बोलते हैं क्या? बोलो, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये कभी सुना है? अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर उन्होंने क्या किया था, बहुत ध्यान से समझना, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं है। उन्होंने यूज़ किया एक यहाँ पर अल्फा पार्टिकल गन। ये क्या है भाई? सपोज करो एक अल्फा पार्टिकल गन है, अल्फा गन भी बोल सकते हो भाई। अल्फा गन का मतलब क्या हुआ? यहाँ से कौन निकलेगा? अल्फा पार्टिकल निकलेगा। ऐसे नॉर्मल बंदूक से गोली निकलती है, तो इसमें गोली नहीं निकालना है, क्या निकालना है? अल्फा पार्टिकल निकालना है। चलो अल्फा पार्टिकल निकालेंगे अभी। चलो उसके बाद ये जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो कहाँ जाएगा? तो उन्होंने यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया। तो ये अपने पास क्या हो गया? एक फोटोग्राफिक प्लेट। ये नॉर्मल एक फोटोग्राफिक प्लेट ले लेते हैं हम लोग, ये हो गया फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, एक फोटोग्राफिक प्लेट हो गया। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट किसका बनता है भाई? इसको नॉर्मल क्या कहते हैं? फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी कह सकते हैं। मुख्य रूप से मैंने बताया था क्या यूज कर सकते हैं इसके लिए? हाँ, ZnS जिंक सल्फाइड यूज कर सकते हैं। जिंक सल्फाइड क्यों यूज करेंगे भाई? जब उसके ऊपर कोई पार्टिकल टकराएगा तो क्या क्रिएट होगा? लाइटनिंग, हाँ, शाइनिंग क्रिएट होगा। मतलब छोटे छोटे दिखाई देंगे आपको उस पर डॉट्स बनते हुए। जैसे कि आप कह सकते हो जैसे कोई दो तार आपस में टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है, तो वैसे ही कुछ छोटे छोटे आपको यहाँ पे डॉट्स दिखाई देंगे, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी बोलते हैं। तो चलो अब क्या करना है भाई? यहाँ पर उन्होंने गोल्ड फॉयल रखा। क्या रखा? गोल्ड फॉयल का मतलब क्या हुआ? सोने की पतली पन्नी। क्या भाई? सोने की पतली पन्नी। सोना तो जानते हो, गोल्ड। गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 79। अब गोल्ड को ही क्यों चूज किया इसकी भी हम बात कर लेते हैं। अब इनका जो पूरा एक्सपेरिमेंट था वो अल्फा पार्टिकल को उठा करके किसी एक मेटल के ऊपर बम्बार्डमेंट कराना था ताकि उस मेटल के अंदर की चीज़ हम पता कर सकें। बात समझ रहे हो?
जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे पास अगर कोई एक सर्कल है और पता करना है इस सर्कल के बारे में, चलो इस फेयर बनाता हूँ, सर्कल नहीं बनाता हूँ, नॉर्मल सपोज करो ऐसा हमने एक सर्कल, चलो और सर्कल ही नॉर्मल ले लो, ऐसा कुछ है, पता करना है इसके बारे में। सपोज करो कि यहाँ पर कुछ रखा है मैंने, यहाँ पर कुछ रखा है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा मात्रा में रखा है, तो अगर हमें इसके बारे में पता करना हो जो कि हम इसके अंदर नहीं देख सकते, तो क्या करेंगे भाई, कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर फेंकेंगे जिससे हमें पता चले, तो पता चलेगा कि यहाँ पे सब टकरा के वापस आ जा रहे हैं, कुछ सीधे चले जा रहे हैं, कुछ इससे टकरा के वापस आ जा रहे हैं, कुछ ऐसा जनरल आइडिया तो मिलेगा ना। जैसे अगर तुम्हें पता करना हो यहाँ पे खाली जगह, तो क्या करोगे भाई, हाथ ऐसे घुमा के पता कर लेंगे खाली जगह। जैसे कि जनरल सोचो कि अंधेरे, मतलब तुम्हें ऐसे कमरे में बंद कर दूं जहाँ तुम्हें कुछ दिखाई ना दे, कुछ ना दिखे, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पे दरवाजा, ये भी तुमको नहीं दिखाई दे, और तुम्हें पता करना हो यहाँ पे क्या हो, तो क्या करोगे, ऐसे ऐसे करते हुए जाओ, ऐसे ऐसे करते, तब ऐसे पकड़ के पता चलेगा हाँ यहाँ पे है ये, मतलब एक जनरल अनुभव हम करेंगे ना। तो यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल का, क्योंकि हम तो एटम के इतना छोटा हो उसके अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन अल्फा पार्टिकल जा सकता है, तो बस क्या है, अल्फा पार्टिकल यहाँ से जाएगा। अब गोल्ड फॉयल लेने का रीज़न ये है कि जो सोने की प्रॉपर्टी होती है गोल्ड की, उससे हम जितना पतला शीट चाहे बना सकते हैं। सोना जो होता है बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल होता है, मतलब उसका जितनी पतली शीट हम चाहें बना सकते हैं, ठीक है। उसे बहुत लंबा तार भी खींचा जा सकता है, ज़्यादा डक्टाइल भी होता है, बहुत जितना लंबा तार चाहो खींच सकते हो। हाँ लगभग कह सकते हो, लगभग उतना कह सकते हो, उतना लंबा हम खींच सकते हैं, तो ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टी होती है, मतलब लचीला ज़्यादा होता है, इस वजह से इसका उन्होंने यूज किया। तो देखो क्या होगा भाई, उनके एक्सपेरिमेंट में यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल आते हैं, और जैसे इस सोने की पन्नी से टकराते हैं, टकराने के बाद जो है कुछ अल्फ़ा पार्टिकल कुछ एंगल पर इधर मुड़ जाते हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल आते हैं वो इधर मुड़ जाते हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो सीधे चले जाते हैं, ठीक है। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो है टकरा कर इधर आते हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से टकरा के इधर आ जाते हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जहाँ जिस डायरेक्शन में गए उसी डायरेक्शन में 180 डिग्री टकरा करके वापस आ जाते हैं। तो ये उनका जनरल ऑब्जर्वेशन था, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल कभी गया यहाँ पे टकराया सोने की पन्नी से, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर गए, कुछ इधर गए, कुछ इधर गए, इधर उधर चले गए। हो गया ना इतना। अब चलो इसके अंदर देखते हैं क्या हो रहा था। हाँ मतलब नॉर्मल थे ही, इसमें कुछ था नहीं। एक बनाता हूँ, सपोज करो कि हम मान लेते हैं कि सोने की पन्नी का जो है ये नॉर्मल एक एटम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी बना लेते हैं, चलो यहाँ पे भी मैं नाम नहीं देता हूँ क्या है ये, अच्छा छोड़ो ऐसे ही हटा देता हूँ। जब यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल जाएगा, ध्यान से देखना, अल्फ़ा पार्टिकल कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो जाते हैं और सीधे चले जाते हैं, बताया, ठीक है। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल मतलब वही वाली बात है, नीचे से भी जाएंगे तो सीधे चले जाएंगे। अब कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो है जाते हैं और मुड़ जाते हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जाते हैं और मुड़ जाते हैं, ऐसा होता है। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जाते हैं और उसी डायरेक्शन में लौट करके वापस आ जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं था। अब इस पूरे ऑब्जर्वेशन से तुम क्या सोच सकते हो भाई, जो सीधे जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ, कोई खाली जगह है एटम के अंदर जिस वजह से सीधे जा रहा है। अब यहाँ पर मुड़ क्यों रहा है, इसका रीज़न क्या है, टकराता तो वापस आता, मुड़ने का रीज़न क्या है, क्योंकि हमें पता है जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव एक दूसरे का क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। तो हो ना हो यहाँ पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर कोई ऐसी चीज़ प्रेजेंट है जिसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है। इस वजह से जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल गुजर रहा है तो इसके और इसके बीच क्या लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है, और रिपल्सन की वजह से ये मुड़ जा रहा है। अभी क्लियर है, इधर आ रहा है, रिपल्सन की वजह से भी क्या हो रहा है, मुड़ जा रहा है। लेकिन ये वाला जो है जैसे यार इससे टकरा के अपने ही 180 डिग्री में वापस आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप कोई गेंद उठा करके दीवार पे फेंकते हो, टकराता है वापस आता है। दीवार अगर सॉलिड ना हो तो टकरा के वापस आएगा, नहीं आएगा ना। अब दीवार की जगह हवा में बॉल फेंको, वापस आएगा क्या, नहीं आएगा ना, दीवार से टकराती तब आता है। दीवार सॉलिड है। अब यहाँ पर वही मतलब बात हुआ भाई, पार्टिकल है, यहाँ पर कोई सॉलिड चीज़ रहा होगा जिससे वो टकराया और उस डायरेक्शन में क्या आ गया, वापस आ गया। पूरा कंक्लूजन यहाँ से निकालो, 3 चीज़ें हुई। पहला, कुछ अल्फा पार्टिकल बिना स्कैटर हुए सीधे चले गए, ऑब्जर्वेशन पहला क्लियर है। दूसरा, कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ से बेंड होकर के मुड़ गए, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल टकराए और सीधे अपने ही डायरेक्शन में वापस चले गए। 3 ऑब्जर्वेशन मिले। इन्हीं तीनों ऑब्जर्वेशन के ऊपर अब रदरफोर्ड आगे बढ़ेंगे। अभी तीनों फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, माइंड में रखना। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है,
अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से टकराकर सीधे चला गया। दूसरा, अल्फा पार्टिकल मुड़ गया, अल्फा पार्टिकल गया और मुड़ गया। तीसरा, अल्फा पार्टिकल टकराया और 180 डिग्री में वापस आ गया, जैसे टकराया वैसे ही वापस आ गया। इन तीनों ऑब्जर्वेशन को थोड़ा तुम लोग अपने माइंड में विजुलाइज करो और सोचो कि ऐसा क्यों हो सकता है। अभी जो पहला ऑब्जर्वेशन मैंने कहा कि जो सीधे जा रहा है, इसका मतलब एटम के अंदर ज़्यादातर पार्ट जो है वो खाली है, खाली नहीं होता तो सीधे नहीं जा पाता भाई। तो पहला ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आया, ये क्या बताता है कि एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो हॉलो है, खाली है अंदर से। क्लियर है? दूसरा ये बताता है कि जो रे मुड़ रही है, जो अल्फा रे मुड़ रही है, वो ये बता रहा है कि जो ये पूरा का पूरा आपके पास गोल्ड फॉइल का जो एटम है उसके बीच में कोई एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है, इस वजह से ये मुड़ रहा है। दो चीज़ें क्लियर हुई, एटम क्या है अंदर से मैक्सिमम पार्ट उसका खाली है। दूसरा क्या क्लियर है कि एटम के अंदर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है जिसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। तीसरा ऑब्जर्वेशन, जब टकरा के वापस लौट जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, एटम के अंदर वो जो पार्ट है बहुत ही ज़्यादा डेंस है, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है, जिससे वो टकरा के वापस चला जा रहा है। इस पूरे ऑब्जर्वेशन के बेस पे रदरफोर्ड ने अपना खुद का एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया। क्या दिया? खुद का एटॉमिक मॉडल, जिसे हम रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों के बारे में जानकारी थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड ने ये बताया कि एटम के अंदर एक कोई पॉजिटिव स्फीयर होता है। इसी पॉजिटिव स्फीयर को आज हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसी को तो बोलते हैं न्यूक्लियस। एटम के अंदर जो पॉजिटिव होता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। यानी न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की भाई? अभी क्लियर है? प्रोटॉन की भी डिस्कवरी करने वाले कौन, और न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी किसने की? दोनों की डिस्कवरी कहाँ से हुई? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हो, फिर रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो, यहाँ से हुआ। तो अभी इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, इन सब के बेसिस पे रदरफोर्ड ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जनरल कुछ चीज़ें रखा। उन्होंने ये कहा जो एटम है वो स्फेरिकल होता है। ठीक है भाई, एटम जो कैसा है, यहाँ पे बना दिया ना, ये वाला दिखाई दे रहा है, कैसा है? स्फेरिकल है। वो ये कहते हैं कि एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो खाली है। ठीक है, खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। जो खाली वाला पार्ट है वो कहते हैं उस पार्ट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अच्छा रुको, मैं इसको इरेज करके एक एक बना के दिखा देता हूँ। ये माइंड में रखना, ये रटने वाली चीज़ नहीं है, दिमाग में रहेगा तो सारा काम हो जाएगा। हाँ।